हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे क्लास 10th में हैं और 24 फरवरी को हिंदी विषय का पेपर देने वाले हो, आप सभी के लिए मैं लेकर के आ चुका हूं आज हिंदी विषय का एक और वायरल मॉडल पेपर। मेरे प्यारे बच्चों, इस वायरल मॉडल पेपर को आप बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न का उत्तर मैं यहाँ पर लेकर के आ चुका हूँ। आप देख सकते हो एक एक प्रश्न का उत्तर यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा किस तरह से क्या लिखना है, सारी चीजें मैं क्लियर करा दूंगा। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा और इस वायरल मॉडल पेपर को आप लोग जरूर तैयार कर लेना। 2025 बोर्ड एग्जाम में 24 फरवरी को आपका हिंदी का पेपर है 2025 में। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें हिंदी का जो पेपर आएगा सेम इसी तरह का आएगा, पैटर्न सेम यही रहेगा पेपर का, प्रश्न भी इसी वायरल मॉडल पेपर से 100% आएंगे ही आएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग सबसे पहले पेपर में आपको क्या करना है, यहाँ पर अपना रोल नंबर लिख देना है, अनुक्रमांक यानी रोल नंबर लिख देना है। यहाँ पर आपको अपना नाम लिख देना है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ आप ध्यान दें 801 एचएफ कोड का वायरल पेपर है, आप लोग जरूर याद रख लीजिएगा इस कोड को। 3 घंटे 15 मिनट का समय आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का। तो आप 70 में 70 का लक्ष्य लेकर के चलो तो आप 70 में 65 प्लस बहुत आसानी से लेकर के आ जाएंगे। यदि आपने 70 में 70 का टारगेट नहीं लिया है तो 70 में 70 नहीं आएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, नोट के अंतर्गत आप लोग यहाँ पर ध्यान दें, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। तीसरा यहाँ पर अगला है नोट्स, यह प्रश्न पत्र 2 खंडों खंड आ एवं खंड बा में विभक्त है। पेपर आपका 2 खंडों में विभक्त रहेगा। खंड आ में क्या होगा, 1 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे जिनके सही उत्तर ओएमआर उत्तर पत्रक पर नीले अथवा काले बाल पॉइंट कलम से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला कर चिन्हित करना होगा। 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे खंड आ में। इस तरह से कुल 20 नंबर का होगा खंड आ। अगला है यहाँ पर, खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त ओएमआर उत्तर पत्रक पर ही उत्तर देना है। ओएमआर उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे नहीं काटें तथा इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग भी ना करें। प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। कौन सा प्रश्न 1 नंबर का है, कौन सा प्रश्न 2 नंबर का है, या 4 नंबर का है, या 5 या 7 नंबर का है, इसका भी विवरण दिया गया है। मेरे प्यारे बच्चों, खंड बा जो होगा 50 अंकों का होगा जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे। अब खंड बा में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही आपको करना है। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिएगा तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइएगा। जो प्रश्न आपको नहीं पता है उस पर आपको समय नष्ट नहीं करना है, यानी जिस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं आता है उस पर आपको अपना समय बिल्कुल भी नष्ट नहीं करना है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, खंड आ के इन सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिएगा। 20 अंक का आएगा खंड आ और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 यानी 24 फरवरी को यहां से प्रश्न आना बिल्कुल 100% तय है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर पहला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस लिए प्रसिद्ध हैं, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध हैं, यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही होगा, आलोचना साहित्य के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज आप लोग और ध्यान दें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचनाएं आप लोग याद कर लेना, चिंतामणि, विचार वीथी, विचार वीथी, और मेरे प्यारे बच्चों रस मीमांसा, रस मीमांसा तथा त्रिवेणी, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की प्रमुख रचनाएं हैं। इन रचनाओं से भी आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न बन सकता है, हो सकता है पूछ लिया जाए चिंतामणि के लेखक कौन हैं, या विचार वीथी के लेखक कौन हैं, या रस मीमांसा के लेखक कौन हैं, या फिर त्रिवेणी के लेखक कौन हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल।
दूसरा प्रश्न है गोदान उपन्यास के लेखक हैं। तो गोदान, यहां पर आप लोग ध्यान दें, गोदान, गबन, सेवा सदन, सेवा सदन, गोदान गबन सेवा सदन, निर्मला रंगभूमि कर्मभूमि, ये सभी किस विधा पर आधारित हैं? ये हिंदी गद्य की उपन्यास विधा पर आधारित रचनाएं हैं। इन सभी रचनाओं के लेखक कौन हैं? तो बी वाला ऑप्शन सही होगा, प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं गोदान गबन सेवा सदन और निर्मला रंगभूमि कर्मभूमि आदि। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। नीड़ का निर्माण फिर के रचनाकार कौन है? तो नीड़ का निर्माण फिर के रचनाकार कौन है मेरे प्यारे बच्चों? नीड़ का निर्माण फिर, यदि प्रश्न आता है कि हिंदी गद्य की किस विधा पर आधारित रचना है, तो यह है आत्मकथा विधा पर आधारित रचना। और मेरे प्यारे बच्चों इस रचना के रचनाकार कौन हैं? तो हरिवंश राय बच्चन। यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सही होगा। हरिवंश राय बच्चन की कुछ और रचनाएं आप लोग याद कर लेना, जैसे कि है मधुबाला, मधुबाला, मधुशाला, मधुशाला, मधुशाला और मधुकलश, मधुकलश तथा मेरे प्यारे बच्चों क्या भूलूं क्या याद करूं, इनकी आत्मकथा है क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या याद करूं। हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा विधा पर आधारित रचना है क्या भूलूं क्या याद करूं, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, झूठा सच उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो झूठा सच किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। और इसके लेखक कौन है? तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही होगा, यशपाल। अगला प्रश्न है, छायावाद की मुख्य प्रवृत्ति क्या है या विशेषता क्या है? प्रश्न में यदि होता विशेषता क्या है तो भी आंसर यही रहेगा। तो छायावाद की मुख्य प्रवृत्ति या विशेषता क्या है? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? रीति ग्रंथों का निर्माण या आश्रयदाताओं की प्रशंसा या मेरे प्यारे बच्चों भक्ति भावना या श्रृंगार और प्रेम वेदना। तो छायावाद की विशेषता क्या है? यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही होगा, श्रृंगार और प्रेम वेदना। अगला प्रश्न है, कलम का सिपाही जीवनी है। कलम का सिपाही, यहाँ से 3 प्रश्न मैं आपको क्लियर करा दूंगा। कलम का सिपाही मेरे प्यारे बच्चों किस विधा की रचना है? तो यह जीवनी विधा पर आधारित रचना है। कलम का सिपाही किसकी जीवनी है? तो यह है मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी, मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी है, जो कि राइट आंसर यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही है। कलम का सिपाही के लेखक कौन है? तो उत्तर होगा अमृत राय। आप लोग याद कर लेना, कलम का सिपाही किसकी जीवनी है? मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी है, जैसा कि यहाँ पर प्रश्न है। कलम का सिपाही के रचयिता कौन है? तो अमृत राय जी हैं। कलम का सिपाही किस विधा की रचना है यदि प्रश्न आता है? तो यह जीवनी विधा पर आधारित रचना है। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर 3 प्रश्न आपके क्लियर हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, घनानंद किस काव्य धारा के कवि हैं? तो घनानंद मेरे प्यारे बच्चों रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं, बी वाला ऑप्शन सही होगा। और घनानंद की रचना का नाम आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न है, हंस पत्रिका के संपादक हैं। तो हंस पत्रिका के संपादक कौन है मेरे प्यारे बच्चों? हंस और एक और पत्रिका है जिसका नाम है मर्यादा। ये दोनों पत्रिकाएं किसके द्वारा संपादित की गई थी? राइट आंसर होगा ए वाला ऑप्शन, मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, जहाज का पंछी कृति की विधा क्या है? जहाज का पंछी किस विधा की रचना है? तो मेरे प्यारे बच्चों जहाज का पंछी उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। जहाज का पंछी के लेखक कौन हैं? आप लोग याद कर लीजिएगा, इला चंद्र जोशी। इला चंद्र जोशी हैं जहाज का पंछी
कृति के रचनाकार। अगला प्रश्न है तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, तो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था सन 1943 ईस्वी में। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही होगा। मेरे प्यारे बच्चों, तार सप्तक का संपादन किया किसने था? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी ने तार सप्तक का संपादन किया था। कब? 1943 ईस्वी में। अगला प्रश्न है निर्वेद अस्थाई भाव है। निर्वेद इनमें से किस रस का अस्थाई भाव है? तो चलिए मैं आपको एक और छोटी सी जानकारी देता चलूं। करुण रस का अस्थाई भाव क्या है? शोक है। और शांत रस का अस्थाई भाव क्या है? यही निर्वेद है, जैसा कि प्रश्न में है। तो निर्वेद किस रस का अस्थाई भाव है? शांत रस का अस्थाई भाव है। अद्भुत रस का अस्थाई भाव क्या है? जुगुप्सा। आप लोग ध्यान दें, अद्भुत रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास है। तो यहाँ पर ये चीजें आप जरूर तैयार कर लो। मेरे प्यारे बच्चों, एक प्रश्न से मैं आपके कई प्रश्न क्लियर करा रहा हूँ। 24 फरवरी को यहाँ से प्रश्न आना बिल्कुल 100% तय है। मेरे प्यारे बच्चों, ये आप लोग गारंटी ले सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है पीपर पात सरिस मन डोला में अलंकार है। पीपर पात सरिस मन डोला में कौन सा अलंकार है? यहां पर आप समझें, पीपर पात, पीपर यानी पीपल, वट वृक्ष, पीपल, पात यानी पत्ते, पीपल के पत्ते के समान क्या डोला? सरिस यानी समान, मन डोला, मन यानी मन हमारा डोलने लगा। जिस प्रकार से पीपल का पत्ता हवा में डोलता है, उसी प्रकार से मन डोलने लगा। तो यहाँ पर क्या की गई है? यहाँ पर क्या किया गया है? उपमा की गई है, यानी तुलना की गई है। तुलना करना, उपमा का अर्थ होता है तुलना करना। यहाँ पर राइट आंसर होगा डी वाला ऑप्शन, उपमा अलंकार। पीपर पात सरिस मन डोला में अलंकार कौन है? उपमा अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर तुलना की गई है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है रोला छंद में कुल चरण होते हैं। रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? रोला छंद में कुल 4 चरण होते हैं। डी वाला ऑप्शन सही होगा। प्रश्न अगला है यहाँ पर आगमन में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर गमन क्या है? मूल शब्द है। अब इसमें उपसर्ग क्या जुड़ा है? जैसा कि आप सभी जानते हैं, उपसर्ग किसी भी शब्द के पूर्व यानी पहले जुड़ता है। यहाँ पर दीर्घ आ यानी बड़ा आ, यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है भलाई में प्रत्यय है, तो भलाई में कौन सा प्रत्यय है? यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा, आई प्रत्यय है। नीलांबर में कौन सा समास है? तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही होगा, कर्मधारय समास है। प्रश्न अगला है आम का तत्सम रूप क्या होगा? तो आम का तत्सम रूप बी वाला ऑप्शन सही होगा, आम्र हो जाएगा। कर्तवाच्य में प्रधानता होती है, कर्तवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही होगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है तभ्य ताभ्य शब्द में वचन और विभक्ति है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? मेरे प्यारे बच्चों, राइट आंसर होगा बहुवचन चतुर्थी विभक्ति। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में सर्वनाम है, तो इनमें से सर्वनाम क्या हो जाएगा? राइट आंसर है यहाँ पर वह क्या है? सर्वनाम है। अगला है प्रश्न, यहाँ आप देखेंगे खंड बा। अब इसमें 50 नंबर के प्रश्न आएंगे, और ये प्रश्न कैसे प्रश्न होंगे? वर्णनात्मक प्रश्न होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, इन सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। चलिए यहाँ पर पहला प्रश्न है, और आप देखेंगे जो कि इस प्रकार से है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रश्न आएगा 6 नंबर का। यहाँ पर गद्यांश जो भी आएगा आपको पहले उसको अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दें आप लोग, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति, यहाँ पर संगति होगा, किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो
वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी जो उसे निरंतर उन्नत की ओर उठाती जाएगी। पहला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। कैसे लिखना है आप सभी को, यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, संदर्भ कैसे लिखना है आप सभी को। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित मित्रता नामक निबंध से उद्धृत है। ये हो गया इसका संदर्भ। अब मेरे प्यारे बच्चों दूसरा प्रश्न यहाँ पर है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो गद्यांश का रेखांकित अंश क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आप यहाँ पर देखिएगा। किसी युवा पुरुष की संगत यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी। मेरे प्यारे बच्चों रेखांकित अंश की व्याख्या इस तरह से हेडिंग डाल देना है आपको। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि कोई नवयुवक बुरी संगत में फंस जाता है तो उसका विनाश निश्चित है। बुरी संगति उसके पैरों में बंधी चक्की के समान हो जाती है। आगे मेरे प्यारे बच्चों आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी लिखते हैं कि जो उसे दिन दिन अवनत के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी जो उसे निरंतर उन्नत की ओर उठाती जाएगी। मेरे प्यारे बच्चों शुक्ल जी आगे कहते हैं कि बुरी संगत मनुष्य को पतन के गड्ढे में नीचे ही नीचे ढकेलती जाती है। इसके विपरीत यदि किसी को अच्छी संगत मिल जाती है तो वह सहारा देने वाली भुजा के समान होती है। जिस प्रकार गहरे गड्ढे में गिरा मनुष्य मजबूत हाथ का सहारा पाकर गड्ढे से बाहर निकल आता है, उसी प्रकार सत्संगत पाकर पतन के गड्ढे में गिरा मनुष्य उन्नत की ओर बढ़ता चला जाता है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, उपर्युक्त गद्यांश में सत्संगत की क्या विशेषता बताई गई है। तो चलिए इसका उत्तर आप लोग यहाँ पर देखेंगे। अच्छी संगति सहारा देने वाली बाहु के समान होती है जो व्यक्ति की जीवन रक्षक और उसे उन्नत की ओर ले जाने वाली होती है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, अथवा में आप देखेंगे अगला गद्यांश। वैसे तो आपको किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए इन 3 प्रश्नों को हल करना है जिसके लिए आपको 6 नंबर मिलेंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पर जो अथवा में गद्यांश है इसको भी हल करके बताऊंगा क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट गद्यांश है आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों गद्यांश क्या है, रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता सोड़ के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही है। ममता विधवा थी, उसका यौवन सोड़ के समान ही उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। वह रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी, फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी। हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है, तब उसकी विडंबना का अंत कहाँ था। मेरे प्यारे बच्चों पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो यहाँ पर इसका संदर्भ क्या होगा आप लोग ध्यान दें, एक अथवा आ वाला जो है प्रश्न, इसका उत्तर संदर्भ। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित ममता नामक कहानी से उद्धृत है। ये हो गया संदर्भ। अब मेरे प्यारे बच्चों दूसरा प्रश्न है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो गद्यांश का रेखांकित अंश क्या है, हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है, तब उसकी विडंबना का अंत कहाँ था। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग देखेंगे इसका जो है रेखांकित अंश की व्याख्या क्या हो जाएगी। जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि हिंदू विधवा संसार की सबसे तुच्छ और बेसहारा प्राणी होती है। संसार में उससे अधिक असहाय और अनाथ कोई जीव नहीं होता। ममता इसी प्रकार की एक बाल विधवा थी, इस कारण उसकी दुख भरी कल्पनाओं का कहीं अंत ना था। अगला है प्रश्न, गद्यांश के आधार पर संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी कौन है। तो इसका उत्तर स्पष्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी
है। मेरे प्यारे बच्चों, इसका उत्तर आप इस तरह से लिखेंगे, गद्यांश के आधार पर संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी हिंदू विधवा है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों है, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 6 नंबर का प्रश्न आएगा पद्यांश पर आधारित। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पद्यांश 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए, सुनि सुंदर बैन सुधारस साने, सयानी है जानकी जानी भली, तिरछे करि नयन दय सैन तिन्हें, समुझाए कछु मुस्काए चली, तुलसी तहि अवसर सोहें सबय, अवलोकत लोचन लाहु अली, अनुराग तड़ाग में भानु उदय, बिगसी मनु मंजुल कंज कली। पहला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। कैसे लिखना है आप सभी को, सबसे पहले आप जो भी गद्यांश या पद्यांश हल करें उसके शुरुआत के शब्द जरूर लिख दें और लास्ट के शब्द जरूर लिख दें। ये मैंने आपको नहीं बताया था, लेकिन अब आप ये जो है अगले वीडियो में जरूर देखने को पाएंगे। सारी चीजें एकदम सटीक आपको बताऊंगा। फिर यहाँ पर जैसे कि पद्यांश के शुरुआत के शब्द क्या हैं, सुनि सुंदर बैन, इस तरह से डैश डैश का निशान लगा दें। लास्ट के शब्द हैं मंजुल कंज कली, इसके बाद संदर्भ हेडिंग डाल देना है। यह पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित वन पथ पर शीर्षक पाठ से उद्धृत है, जिसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। तो ये हो गया इसका संदर्भ। और इस पाठ का कोई भी पद्यांश आता है आपकी बोर्ड परीक्षा में तो आप संदर्भ जो है इसी तरह से लिखेंगे। प्रसंग क्या होगा, क्योंकि प्रसंग भी लिखना है आपको पद्यांश का। प्रस्तुत पद्यांश में ग्राम बालाओं ने सीता जी से उनके पति के विषय में जानकारी करनी चाहिए। इस पर सीता जी ने उन्हें सब कुछ बता दिया। क्या बता दिया, चलिए व्याख्या के रूप में यहाँ पर समझते चलें। यहाँ पर अगला जो प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको पूरे पद्यांश की व्याख्या बताऊंगा ताकि कोई भी लाइन यदि रेखांकित आ जाती है तो आपसे गलती ना होने पाए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान दें आप लोग। सुनि सुंदर बैन सुधारस साने, सयानी है जानकी जानी भली। एक एक लाइन की व्याख्या आप समझते चलें। यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों व्याख्या के रूप में आप समझेंगे। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि गांव की स्त्रियों की यह अमृतमयी वाणी सुनकर जानकी समझ गई कि ये स्त्रियां बहुत चतुर हैं और अतः उन्होंने मर्यादा का पालन करते हुए क्या किया, तिरछे कर नयन दय सैन तिन्हें, समुझाए कछु मुस्काए चली। तिरछे कर नयन अर्थात क्या किया, सीता जी ने संकेतों के द्वारा उन्हें बता दिया। क्या बता दिया, अपने नेत्र तिरछे करके इशारा करके कुछ समझाकर सीता जी मुस्कुराती हुई आगे बढ़ गई। क्यों, आगे मेरे प्यारे बच्चों तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी तहि अवसर सोहें सबे, अवलोकति लोचन लाहु अली, अनुराग तड़ाग में भानु उदय, बिगसी मनु मंजुल कंज कली। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग देखेंगे इसकी व्याख्या। तुलसीदास जी कहते हैं कि उस अवसर पर वह स्त्रियां उनके दर्शन को स्वयं का लाभ मानकर राम की ओर टकटकी लगाए हुए देखती हुई ऐसी शोभा पा रही थी मानो सूर्योदय होने पर प्रेम के तालाब में सुंदर कमल कलियां उठी हो। चलिए अगला प्रश्न है पद्यांश का प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर अनुराग तड़ाग तथा मनु मंजुल कंज कली में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। मेरे प्यारे बच्चों इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आप लोग यहाँ पर अच्छे से समझेंगे। अनुराग तड़ाग तथा मनु मंजुल कंजकली में कौन सा अलंकार है, यहाँ पर है अनुप्रास अलंकार। क्यों मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि यहाँ पर एक ही वर्ण या अक्षर एक से अधिक बार आया है, इसलिए यहाँ पर है अनुप्रास अलंकार। अथवा में भी मेरे प्यारे बच्चों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पद्यांश है 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। इसको भी आप लोग अच्छे से तैयार करिएगा। चलिए इसको भी मैं आपको सॉल्व करा दूं। वैसे तो आपको एक ही पद्यांश हल करना है,
सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर हो निर्भर। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से बिलसित। मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 2 का अथवा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, सच्चा प्रेम वही। सबसे पहले पद्यांश के शुरुआत के शब्द और लास्ट के शब्द लिखना है, त्याग से बिलसित। फिर संदर्भ क्या होगा, प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित तथा राम नरेश त्रिपाठी जी के द्वारा रचित स्वदेश प्रेम शीर्षक कविता से उद्धृत हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद आपको क्या करना है, अगला यहाँ पर प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो मैं आपको पूरे पद्यांश की व्याख्या बताऊंगा जिसको आप अच्छे से यहाँ पर समझेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, उसके पहले आपको क्या लिखना है, प्रसंग। क्या लिखना है, प्रसंग, जो कि इस प्रकार से लिखना है आपको। कवि का कथन है कि देश प्रेम के लिए त्याग और बलिदान की भावना आवश्यक है। चलिए अब व्याख्या क्या होगी। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर हो निर्भर। क्या कहते हैं कविवर राम नरेश त्रिपाठी जी कि कवि प्रेम की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि हे प्रिय बंधु, सच्चा प्रेम वही है जिसमें आत्म बलिदान की भावना होती है, अर्थात आत्म त्याग पर ही सच्चा प्रेम निर्भर होता है। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। राम नरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि सच्चे प्रेम के लिए यदि हमें अपने प्राणों को भी निछावर करना पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। बिना त्याग के प्रेम प्राणहीन या मृत है और त्याग से ही प्रेम में प्राणों का संचार होता है। अतः सच्चे प्रेम के लिए प्राणों का बलिदान करने को भी सदैव प्रस्तुत रहना चाहिए। देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से बिलसित। मेरे प्यारे बच्चों, आगे क्या कहते हैं राम नरेश त्रिपाठी जी, देश प्रेम वह पवित्र भावना है जो निर्मल और सीमा रहित त्याग से सुशोभित होती है। देश प्रेम की भावना से ही मनुष्य की आत्मा विकसित होती है। और मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगला प्रश्न है पद्यांश का। यहाँ पर ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट प्रश्न है, आप लोग मैनेज कर लेना। इसके स्थान पर क्या होना चाहिए था, कुछ और प्रश्न होना चाहिए था। किसके बिना प्रेम क्या है, निष्प्राण है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, बिना त्याग के प्रेम क्या होता है, निष्प्राण हो यानी प्राणहीन होता है। ये प्रश्न था, इसका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 5 नंबर का प्रश्न आएगा। यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट गद्यांश है आपकी बोर्ड परीक्षा यानी 24 फरवरी के लिए। तो यहाँ पर पहला जो गद्यांश है, चलिए इसका हम आपको संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद, एक एक लाइन का हिंदी अनुवाद आपको बताएंगे। वाराणसी प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्याया दिव्यम ज्योति धोतते। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें गद्यांश के शुरुआत के शब्दों को काले पेन से और लास्ट के शब्दों को काले पेन से लिखना है। इस तरह से दूरी बना के लिखना है। इस तरह से संदर्भ क्या होगा, प्रस्तुत संस्कृत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत वाराणसी नामक पाठ से उद्धृत है। अब इसका हिंदी अनुवाद आप लोग समझें। वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की अलौकिक ज्योति प्रकाशित होती रही है। अधुना अपि अत्र संस्कृत वाग्धारा सततम प्रवाहति। और मेरे प्यारे बच्चों, अधुना अपि यानी आज भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा निरंतर प्रवाहित रहती है और जनानाम ज्ञानाश्चु वर्धयति, और लोगों का क्या करती है, लोगों का ज्ञान बढ़ाती है। मेरे प्यारे बच्चों, अत्र अनेके आचार्याः मूर्धन्याः विद्वांसा वैदिक वाङ्मय से अध्ययने आगच्छन्ति निःशुल्कम चा विद्याम ग्रहणन्ति। मेरे प्यारे बच्चों, इसका हिंदी अनुवाद आप लोग यहाँ पर समझिएगा। यहाँ पर अनेक आचार्य उच्च कोटि के विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में इस समय भी लगे हुए हैं। न केवलम
यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, निःशुल्क शिक्षा भी ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? निःशुल्क शिक्षा भी ग्रहण करते हैं। केवल भारतवासी ही नहीं बल्कि अपितु विदेशी भी संस्कृत भाषा के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं और निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देखेंगे आगे लिखा हुआ है, अत्र हिंदू विश्वविद्यालयः संस्कृत विश्वविद्यालयः काशी विद्यापीठम इत्येते त्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति। येषु नवीनां प्राचीनाश्च ज्ञान विज्ञान विषयाणाम अध्ययनम प्रचलितः। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ आते हैं क्या करने? निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करने। और यहाँ पर हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, ये 3 विश्वविद्यालय हैं जिसमें नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन चलता रहता है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अथवा में भी एक और गद्यांश है जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए। तो आप इसको भी यहाँ पर हल करना चाहें तो कर सकते हैं। वैसे तो एक ही गद्यांश हल करना है, लेकिन आप चाहें तो आप पहले को हल करें या दूसरे को। चलिए, अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते। मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से 3 अथवा, सबसे पहले गद्यांश के शुरुआत के शब्द काले पेन से और लास्ट के शब्द काले पेन से, फिर संदर्भ होगा। प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत भारतीय संस्कृति, भारतीय होगा, भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है। अब मेरे प्यारे बच्चों, इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा? हमारी संस्कृति सदा गतिशील है। आगे आप लोग ध्यान दें, मानव जीवनम संस्कृतुम ऐसा यथा समयम नवाम नवाम विचारधाराम स्वीकरोति नमाम शक्ति चा प्राप्नोति। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान दें आप लोग, मानव जीवन को संस्कारित करने के लिए यह समय समय पर नई नई विचारधाराओं को स्वीकार करती है और नई शक्ति प्राप्त करती है। आगे आप लोग ध्यान दें, अत्र दुराग्रह नास्ति यत युक्ति युक्तम कल्याणकारी चा तदत्र सहर्षम ग्रहणीतम भवति। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ हठ नहीं है, यहाँ हठ नहीं है। जो उचित और कल्याणकारी है वह यहाँ हर्षपूर्वक स्वीकार होता है। आगे आप लोग ध्यान दें मेरे प्यारे बच्चों, एतस्या गतिशीलताया रहस्यम मानव जीवनस्य शाश्वत मूल्येषु निहितं तद यथा सत्यस्य प्रतिष्ठा सर्वभूतेषु संभाव विचारेषु औदार्यम आचार्य दृढ़ता चेत। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान दें आप लोग, इसका जो है हिंदी अनुवाद, इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन के सदा रहने वाले आदर्शों जैसे कि प्रतिष्ठा, सभी प्राणियों में संभाव, विचारों में उदारता और आचरण में दृढ़ता में निहित है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है प्रश्न संख्या 4। दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 5 नंबर का ये प्रश्न आएगा। बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजयः उभयत्र समो वीरः वीर भावो ही वीरता। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप पद्यांश के शुरुआत के शब्द काले पेन से लिखें, जैसा कि यहाँ पर है बंधनम मरणम वापि, लास्ट के शब्द क्या है? भावो ही वीरता। फिर इसके बाद संदर्भ लिखना है आप सभी को। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत वीरः वीरेण पूज्यते नामक पाठ से उद्धृत है। अब इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दें, बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजयः, अर्थात बंधन हो अथवा मरण हो, बंधन हो अथवा मरण हो, जीत हो या हार हो, उभयत्र समो वीरः वीर भाव ही वीरता। उभयत्र अर्थात दोनों ही अवस्थाओं में वीर समान रहता है और वीर भाव को ही क्या कहते हैं? वीरता कहते हैं। चलिए, अथवा में भी पद्यांश है। वैसे तो एक ही पद्यांश आपको हल करना है, लेकिन यहाँ पर जो दूसरा है इसको भी मैं आपको हल करके बता दूं। सार्था प्रवस्तो मित्रम भार्या मित्रम गृहे सतः
आतुरस्य भिषक मित्रम दानम मित्रम मरिष्यतः। मेरे प्यारे बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट पद्यांश है। चलिए आप लोग समझेंगे इसका संदर्भ और हिंदी अनुवाद। चार अथवा, सबसे पहले यहाँ पर शुरुआत के शब्द क्या हैं? सार्था प्रवस्तो मित्रम, लास्ट के शब्द हैं मित्रम मरिष्यतः। अब इसका संदर्भ क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? संदर्भ आप लोग यहां पर ध्यान दीजिएगा। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत जीवन सूत्राणि नामक पाठ से उद्धृत है। इसका हिंदी अनुवाद आप लोग ध्यान दें। हिंदी अनुवाद क्या होगा? सार्था प्रवस्तो मित्रम भार्या मित्रम गृहे सतः, अर्थात सार्था यानी धन प्रदेश में रहने वाले का मित्र है और पत्नी घर में रहने वाले की मित्र है। और आतुरस भिषक मित्रम यानी वैद किसका मित्र होता है? आतुरस भिषक मित्रम दानम मित्रम मरिष्यतः। आतुरस यानी वैद्य जो होता है, चिकित्सक यानी डॉक्टर, वो रोगी का मित्र है। और दान करने वाले का मित्र क्या होता है? दान जो होता है मरने वाले का, दान यहां पर मरने होगा, दान मरने वाले का मित्र है। दान यदि आपने किया है तो सबसे ज्यादा मित्रता वही निभाएगा। आपके मरते समय, मृत्यु के समय आपको मृत्यु की जो दर्दनाक पीड़ा होती है उसे सहना नहीं पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। 3 नंबर का प्रश्न आएगा। जो खंड काव्य आपके जिले के लिए निर्धारित है उसी खंड काव्य के किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखिएगा। 3 नंबर आपको मिलेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, प्रत्येक खंड काव्य से 2-2 प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो प्रत्येक खंड काव्य से 2-2 प्रश्न आए हुए हैं। अब अगला प्रश्न है, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर का प्रश्न आएगा। यहाँ पर जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, इन 3 लेखकों का जीवन परिचय वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए। आप लोग जरूर याद कर लेना इनका जीवन परिचय। मैं आपको बताऊंगा जयशंकर प्रसाद जी का बिल्कुल आसान जीवन परिचय, ताकि 5 नंबर आपके क्लियर हो जाएं 24 फरवरी को। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 6, जयशंकर प्रसाद, इनका संक्षिप्त परिचय क्या हो जाएगा? जन्म कब हुआ? 30 जनवरी सन 1889 ईस्वी में। जन्म स्थान क्या था? काशी। इनके पिता का नाम श्री देवी प्रसाद था। इन्होंने शिक्षा कहाँ तक प्राप्त की? 8वीं कक्षा तक। और इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? अजात शत्रु, चंद्रगुप्त, विशाख, ध्रुव स्वामिनी, कामना, कंकाल, तितली आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। मृत्यु कब हो गई? 15 नवंबर 1937 ईस्वी को। जयशंकर प्रसाद जी की मृत्यु हो गई थी 15 नवंबर 1937 ईस्वी को। अब चलिए इनका जीवन परिचय क्या होगा। बाबू जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में 30 जनवरी 1889 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता श्री देवी प्रसाद सुघनी साहू के नाम से प्रख्यात थे। जयशंकर प्रसाद जी के पिता सुघनी साहू के नाम से प्रसिद्ध थे। उनकी दानशीलता और उदारता के कारण उनके यहाँ विद्वानों और कलाकारों का बराबर समादर हुआ करता था। जयशंकर प्रसाद जी के पिता बहुत ही दानी थे और उदार थे। इस कारण उनके घर में बराबर विद्वानों और कलाकारों का बहुत सम्मान हुआ करता था। इनकी शिक्षा का प्रारंभ घर पर ही हुआ। प्रसाद जी की शिक्षा का प्रारंभ कहाँ से हुआ? घर पर ही हुआ। संस्कृत, फारसी, उर्दू और हिंदी की शिक्षा इन्होंने घर पर ही स्वाध्याय से प्राप्त की। कुछ समय के लिए स्थानीय क्वींस कॉलेज में नाम लिखाया गया, किंतु वहां 8वीं कक्षा से ऊपर नहीं पढ़ सके। मेरे प्यारे बच्चों, जयशंकर प्रसाद जी ने किस कक्षा तक पढ़ाई की थी? कक्षा 8 तक। और इन्होंने ऐसी ऐसी रचनाएं लिखी हैं जिन्हें हम सभी अर्थ नहीं निकाल पाते, यानी जिनका अर्थ निकालने में काफी समस्या होती है। आगे मेरे प्यारे बच्चों आपको लिखना है 12 वर्ष की अल्पायु में
उनके पिता का देहांत हो गया। इनका अधिकांश जीवन काशी में बीता। यहाँ पर काशी होगा, कैसे नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पर, काशी होगा। आप लोग याद कर लेना। जीवन में 3-4 यात्राएं करने का अवसर भी मिला, जिसकी छाया इनकी कुछ रचनाओं में प्रतिभासित होती है। यक्ष्मा अर्थात टीबी के कारण प्रसाद जी का देहांत 15 नवंबर 1937 को हो गया। अब इनकी एक रचना का नाम लिखना है आपको। किसी भी रचना का नाम आप लिख सकते हैं, चाहे अजातशत्रु, चंद्रगुप्त या विशाख या ध्रुव स्वामी। तो यहाँ पर मैंने चंद्रगुप्त लिख दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों है, दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर का प्रश्न आएगा। महाकवि सूरदास, सुमित्रानंदन पंत और बिहारी लाल, ये तीनों जीवन परिचय आप लोग तैयार कर लो 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए, यानी 24 फरवरी को यही जीवन परिचय आपकी बोर्ड परीक्षा यानी हिंदी के पेपर में देखने को मिलेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बताऊंगा कविवर बिहारी लाल जी का जीवन परिचय बिल्कुल आसान शब्दों में। यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रश्नोत्तर संख्या 6 खा होगा, यहां पर का नहीं होगा। बिहारी लाल जी का जीवन परिचय, संक्षिप्त परिचय आप लोग यहां पर ध्यान दें। इनका जन्म कब हुआ? सन 1603 ईस्वी में। इनके पिता का नाम पंडित केशव राय चौबे। इनकी रचना बिहारी सतसई, जिसमें 719 दोहे हैं। बिहारी सतसई में कुल कितने दोहे हैं? 719 दोहे हैं। मृत्यु कब हो गई? सन 1663 ईस्वी में। जीवन परिचय आपको लिखना है इनका। तो रीतिकाल के महान कलाकार महाकवि बिहारी लाल का जन्म कब हुआ? 1603 ईस्वी में ग्वालियर के निकट बसुआ गोविंदपुर नामक गांव में हुआ था। ये मथुरा के चौबे थे। इनके पिता का नाम केशव राय था। 8 वर्ष की अल्पायु में उनके पिता इन्हें अपने साथ ओरछा बुंदेलखंड ले गए। बिहारी लाल जी के गुरु का नाम क्या था? आचार्य केशव दास था। बिहारी का बचपन ओरछा में बीता। युवावस्था में ये अपनी ससुराल मथुरा जाकर रहने लगे थे, किंतु ससुराल में उचित सम्मान न मिलने के कारण ये वहां से कन्नौज के राजा मिर्जा जय सिंह के दरबार में चले गए। वहां इन्हें पर्याप्त सम्मान मिला। कहते हैं कि उस समय राजा अपनी छोटी रानी के प्रेम पास में फंसे हुए थे। वे राजकाज की सब चिंता छोड़कर हर समय अपने महल में पड़े रहते थे। तब बिहारी ने राजा के पास एक दोहा लिखकर भेजा। दोहा क्या था मेरे प्यारे बच्चों? नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सौ विंध्यो, आगे कौन हवाल। मेरे प्यारे बच्चों, इन महत्वपूर्ण पंक्तियों को भी आपको लिखना है जब आप इनका जीवन परिचय लिखेंगे बिहारी लाल जी का। आगे आपको क्या लिखना है? इस एक ही दोहे ने राजा की आंखें खोल दी। वह ठीक से राज्य की देखभाल करने लगे। दरबारी जीवन में बिहारी को बहुत सम्मान मिला। कहा जाता है कि राजा जय सिंह बिहारी को प्रत्येक दोहे की रचना पर एक स्वर्ण मुद्रा अर्थात असरफी पुरस्कार देते थे। सन 1663 ईस्वी में इस महाकवि का भी परलोकवास हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, बिहारी लाल जी की एक प्रसिद्ध रचना कौन सी है? बिहारी सतसई, जिसमें 719 दोहे हैं। बिहारी सतसई में कुल कितने दोहे हैं? 719 दोहे हैं। आप लोग याद रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग। अगला प्रश्न यहाँ पर है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। 2 नंबर का ये प्रश्न आएगा। मेरे प्यारे बच्चों, वही श्लोक आप लिखेंगे जो पेपर में नहीं आया हो। जैसे यहाँ पर उदाहरण के लिए आप समझेंगे, यहाँ पर प्रश्न संख्या 4, इसमें यहाँ पर 2 श्लोक आए हैं, यानी पद्यांश हैं संस्कृत के, जिनका किसी में से यानी इनमें से कोई एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना था।
तो यहाँ पर आप ये श्लोक नहीं लिखोगे इस मॉडल पेपर के अनुसार, वही श्लोक लिखेंगे जो आपकी बोर्ड परीक्षा के पेपर में ना आया हो। तो यहाँ पर ये श्लोक आप देख सकते हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद दुख भाग भवेत्। ये श्लोक यहाँ पर नहीं आया, इसलिए यहाँ पर लिख दिया। 2 नंबर बिल्कुल क्लियर हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर आपको संस्कृत में देना है। 2 नंबर का ये प्रश्न आएगा। मेरे प्यारे बच्चों, गृहे सता मित्रम किम, यानी घर में कौन मित्र होता है? तो इसका उत्तर होगा भार्या मित्रम गृहे सता। भार्या अर्थात पत्नी जो होती है घर में मित्र होती है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, चंद्रशेखर कः आसीत, तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा, यानी चंद्रशेखर कौन था? तो इसका उत्तर क्या होगा, चंद्रशेखर एकः प्रसिद्ध क्रांतिकारी युवकः आसीत। तीसरा प्रश्न है, पहेलिकायाः उत्तरम किम अवदत्, यानी पहेलिका जो पहेली पूछी गई थी उस ग्रामीण के द्वारा नागरिक से, उसका उत्तर क्या था? तो इसका उत्तर होगा पत्रम। पहेलिका का उत्तर क्या था? पत्र था। अगला प्रश्न है, वाराणसी केसाम संगम स्थली अस्ति, तो वाराणसी किसके किनारे स्थित है? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर नहीं, ये प्रश्न है वाराणसी केसाम संगम स्थली अस्ति, यानी वाराणसी किसका संगम स्थल है? मेरे प्यारे बच्चों आप अच्छे से समझिएगा, थोड़ा चूक हो गई जिसके लिए सॉरी। चलिए इसका उत्तर क्या होगा, वाराणसी भारतीय संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति। अब बारी आती है प्रश्न संख्या 9 की, जो कि इस प्रकार से आएगा, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 7 नंबर का प्रश्न आएगा। यहाँ पर जो विषय दिए गए हैं इन सभी विषयों पर निबंध आपको तैयार कर लेना है। बेरोजगारी की समस्या और समाधान, विज्ञान अभिशाप या वरदान, स्वदेश प्रेम या देश प्रेम, प्रदूषण की समस्या और समाधान, नारी सशक्तिकरण। मैं आपको बताऊंगा स्वदेश प्रेम या देश प्रेम पर निबंध, क्योंकि ये निबंध हर साल बोर्ड परीक्षा में आता है। तो कैसे लिखना है आप सभी को, प्रश्नोत्तर संख्या डाल देना है आप सभी को, इसके बाद स्वदेश प्रेम या देश प्रेम पर निबंध ऐसे लिखना है आप सभी को। कौन से नंबर पर है? तीसरे नंबर पर है, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। रूपरेखा के अंतर्गत आपको लिखना है प्रस्तावना, स्वदेश प्रेम का तात्पर्य। तीसरी हेडिंग रहेगी स्वदेश प्रेम का वास्तविक स्वरूप। चौथी हेडिंग है स्वदेश प्रेम के कुछ उदाहरण और 5वीं हेडिंग है उपसंहार। तो प्रस्तावना के अंतर्गत आपको क्या लिखना है मेरे प्यारे बच्चों, माता और जन्मभूमि की गरिमा स्वर्ग से भी बढ़कर है। जिस धरती की गोद में हमारे शरीर का पालन पोषण हुआ है उसके प्रति लगाव होना स्वाभाविक ही है। अपने देश के कल्याण के लिए अपना सब कुछ निछावर करने में जो सुख मिलता है वह और कहीं नहीं मिलता। सच्चा सुख तो इस मनुष्य को मिलता है जिसके हृदय में देश प्रेम का सागर, सच्चा सुख तो उस, यहाँ पर उस होगा, उस मनुष्य को मिलता है जिसके हृदय में देश प्रेम का सागर लहराया करता है। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर दूसरी हेडिंग क्या है, स्वदेश प्रेम का तात्पर्य। इसके अंतर्गत क्या लिखना है आप सभी को, स्वदेश प्रेम से तात्पर्य देश के लिए मर मिटना ही नहीं बल्कि अपनी सेवाओं द्वारा देश की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि विभिन्न पक्षों का विकास करना भी है। ऐसा प्रत्येक कार्य जिससे स्वदेश का हित होता है स्वदेश प्रेम का प्रतीक है। जो व्यक्ति जिस पद पर है यदि वह वहां पर देश के हित में काम करे तो देश उन्नत भी करेगा। मेरे प्यारे बच्चों तीसरी हेडिंग है स्वदेश प्रेम का वास्तविक स्वरूप। इसके अंतर्गत आपको क्या लिखना है, स्वदेश प्रेम हमें अपने देश को आगे बढ़ाने तथा दूसरे देशों से अपनी रक्षा करने के लिए ढाल का काम करता है। वह हमें त्याग एवं बलिदान का पाठ पढ़ाता है, मानवीय हितों की ओर सोचने को बाध्य करता है, देश की सुरक्षा के साथ वहां की सामाजिक एवं सांस्कृतिक सुरक्षा की ओर भी ध्यान दिलाता है। अगली हेडिंग है स्वदेश प्रेम के कुछ उदाहरण। तो स्वदेश प्रेम के उदाहरण कौन कौन से हैं, सीमा पर सैनिकों का शहीद होना स्वदेश प्रेम का उदाहरण है।
खेतों में काम करते हुए देश की खाद्यान्न व्यवस्था को उच्च बनाए रखना किसानों का स्वदेश प्रेम है। अपने देश की आज़ादी को बरकरार रखने में मदद करना स्वदेश प्रेम है। एक साहित्यकार द्वारा अपनी रचनाओं से लोगों में साहस भरना स्वदेश प्रेम का उदाहरण है। सभी लोगों के कार्य क्षेत्र भिन्न भिन्न अवश्य हैं, लेकिन उद्देश्य सबका एक ही है। अंतिम हेडिंग है मेरे प्यारे बच्चों उपसंहार। इसके अंतर्गत क्या लिखना है आप सभी को? आज हमारा देश स्वतंत्र है। सदियों की गुलामी के पश्चात हमें स्वतंत्रता मिली है। इस स्वतंत्रता से हमारा उत्तरदायित्व भी बढ़ जाता है। हमें इस स्वतंत्रता को केवल अछूड़ ही नहीं रखना है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए इस स्वतंत्रता को सुख और समृद्धि का स्रोत बनाना है। यह तभी संभव हो सकता है जबकि देश के प्रत्येक नागरिक में स्वदेश प्रेम की भावना भरी जाए। जो जिस क्षेत्र में हो, जिस कार्य में लगा हो, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की सीमा से ऊपर उठकर देश हित चिंतन में लग जाए तो देश का सर्वोत्तोन्मुखी विकास होते देर न लगेगी। यह तभी संभव है जब हम देश प्रेम के महत्व को स्वीकार करें। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देखेंगे अगला प्रश्न है, अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। 4 नंबर का ये प्रश्न आएगा। अथवा में भी प्रश्न है, बिजली समस्या के निराकरण हेतु अपने जिले के बिजली विभाग को एक शिकायती पत्र लिखिए। ये यहाँ पर कैसे लिखना है मैं आपको इसका ही उत्तर बताऊंगा। प्रश्नोत्तर संख्या 10 अथवा सेवा में बिजली विभाग मेरठ, या आप अपने जिले का भी नाम लिख सकते हैं। विषय क्या है? बिजली की अनियमित आपूर्ति, यानी बिजली नहीं आ रही है, इसके लिए प्रार्थना पत्र है ये। मान्यवर, हम जैन नगर कॉलोनी के निवासी आपका ध्यान बिजली समस्या की ओर आकर्षित कराना चाहते हैं। पानी तथा अन्य कार्यों के लिए बिजली की भी सर्वाधिक आवश्यकता ग्रीष्मकाल यानी गर्मियों में ही होती है, और हम सब अप्रैल के प्रारंभ से ही अनुभव कर रहे हैं कि भरपूर गर्मी प्रारंभ होने से पूर्व ही बिजली की आपूर्ति कम हो गई है, यानी बिजली कम आ रही है। बिजली जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। कोई भी लोकप्रिय सरकार इसकी उपेक्षा नहीं करती। हमारी कॉलोनी में बिजली आपूर्ति प्रारंभ और बंद होने का कोई समय भी निर्धारित नहीं है। बिजली कब आएगी कब जाएगी इसका कोई समय निश्चित नहीं है। हमारी कॉलोनी से एक प्रतिनिधि मंडल इस संबंध में बिजली आपूर्ति अधिकारी से भी मिला था और उन्होंने 1 सप्ताह में बिजली आपूर्ति बढ़ाने का वचन दिया था। खेद है कि आज 3 सप्ताह व्यतीत हो जाने पर भी कोई कार्यवाही इस संबंध में नहीं हुई है। इस स्थिति में आपसे हमारा निवेदन है कि कृपया हमारी समस्या की ओर ध्यान दें और इसका शीघ्र समाधान कराएं। यदि बिजली आपूर्ति तुरंत बढ़ाना संभव नहीं हो तो कम से कम उसका समय तो निर्धारित किया जा सकता है। शीघ्र कार्यवाही की आशा में फिर आप यहाँ पर लिख सकते हैं, हम हैं आपके जैन नगर निवासी। यहाँ पर नाम लिख सकते हैं, अपना नाम नहीं लिखना है बोर्ड एग्जाम में, और यहाँ पर दिनांक आप लिख सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आप सभी को इस हिंदी के वायरल मॉडल पेपर को बिल्कुल हल करा दिया है। आप लोग वीडियो को लाइक कर दो और इसी तरह से चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इसी तरह के मॉडल पेपर से 24 फरवरी को आप हिंदी विषय में 70 में 70 का स्कोर जरूर कर लोगे। जय हिंद।